जय हिंद दोस्तों, राम राम भाई सारे ने। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे, जहां पे मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त उमेद किशन पेश हूं एक और गजब के डिटेल एनालिसिस वीडियो के साथ, जहां हम कवर करने वाले हैं इंडिया टूर ऑफ इंग्लैंड का 5th एंड दी फाइनल टेस्ट मैच, जो कि खेले जाने वाला है किंगस्टन ओवल लंदन में, जहाँ की पिच कंडीशन, प्लेइंग 11, हेड टू हेड मैचअप, प्लेयर स्टैट, सब चीज़ का डिस्कशन करेंगे डिटेल में। बहुत सारी टेंशन है, बहुत सारे सोच विचार हो रहे हैं, बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज़ है जो आप सभी के साथ डिस्कस करनी है। तो फटाफट से फ्रेंड्स और फैमिली में बता दो कि वी आर लाइव नाउ। डिस्कस करेंगे रोमांचक टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स गोइंग अराउंड जस्ट बिफोर द 5th टेस्ट मैच बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड। प्लेइंग 11 बहुत ज़्यादा क्रूशल है डिस्कस करना, क्योंकि इंग्लैंड अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दी है। बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए हैं। वही टीम इंडिया अभी भी फिगर आउट कर रही है कि क्या होगी बेस्ट प्लेइंग 11, तो हम भी बनाने की ट्राई करेंगे अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 फॉर दिस फाइनल टेस्ट मैच। तो देर किस बात की, चलिए बढ़ते हैं फटाफट से आगे, कवर करते हैं ये सारे पॉइंट्स डिटेल में बिना किसी ब्रेक के। तो सबसे पहले बात करेंगे कि डिस्क्लेमर आप सभी के लिए और कुछ नहीं। इसके पहले आगे बढ़ेंगे तो क्या क्या कवर करने वाले हैं, मैच प्रीव्यू, टीम न्यूज़, एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11, पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट, प्लेयर स्टैट्स, सब कुछ कवर करेंगे और थोड़े ज़्यादा डिटेल में और इंटरेक्टिव अंदाज में। तो इसके बाद नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे, देखेंगे सबसे क्रूशल चीज़ें जो कुछ घटी है। हमें पता है 5 टेस्ट मैच की सीरीज़ थी, 2-1 की स्कोर लाइन बन चुकी है। हेडिंगली हम हारे थे, एजबेस्टन हम जीते थे, लॉर्ड्स हम हारे थे, फिर उसके बाद मैनचेस्टर हम ड्रॉ करके आ रहे हैं। और अब बात है किया ओवल लंदन की, जहाँ पे 2-2 होना हमारे लिए बहुत अच्छा एडवांटेज रहेगा। बट अगर 3-1 हो गया तो ये सीरीज़ इंग्लैंड के नाम हो जाएगी, जो कि है एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। तो ये होगी बात फिक्सचर्स की। अब बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं कि क्या है स्क्वाड फॉर बोथ द टीम्स। इंडिया को स्क्वाड में मालूम है शुभमन गिल, ऋषभ पंत, यशस्वी जायसवाल, देन उसके बाद के राहुल, साई सुदर्शन, अभिमन्यु ईश्वरन, करुण नायर, नीतीश कुमार रेड्डी, रविंद्र जाडेजा, ध्रुव जुरेल, वाशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप सिंह, अर्शदीप सिंह एंड कुलदीप यादव। अब बता देता हूँ चेंजेस। पहला चेंज, ऋषभ पंत की जगह पे एन जगदीशन को स्क्वाड में पिक किया गया है। ईशान किशन को भी बैकअप पे रखा था, बट वो नहीं आ रहे टीम के साथ, तो ये बहुत बड़ा चेंज है। वहीं बात करेंगे इंग्लैंड की, तो हर टेस्ट मैच के लिए इनका अलग स्क्वाड अनाउंस हुआ था। अब प्लेइंग 11 भी बदल चुकी है, उसके बारे में भी जाएंगे। बट अगर मैं स्क्वाड की बात करूँ तो बेन स्टोक्स, जाफ्रा आर्चर, गस एकिंस्टन, जैकब बेथल, हैरी ब्रूक, ब्रेंडन कार्स, जैक क्रॉली, लियम डाउसन, बेन स्टोक्स, माफ कीजिएगा, बेन डकेट, जेमी ओवरटन, ओली पोप, जो रूट, जेमी स्मिथ, जॉश टंग एंड क्रिस वोक्स। ये है 5th टेस्ट का स्क्वाड। हर मैच से पहले स्क्वाड अनाउंस हुआ है, फिर उसके बाद प्लेइंग 11 अनाउंस हुई है। तो उसके बारे में आगे चलकर डिस्कस करेंगे। आखिरी मैच है तो ज़्यादा स्क्वाड के ऊपर टाइम ना व्यतीत करते हुए बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर, जो कि बहुत डिस्कसिव है, बहुत सारे डिस्कशन बनेंगे। तो पहली चीज़ जो सबसे बड़ी गर्मा गर्मी थी वो थी यहाँ पे जो हुई थी गौतम गंभीर और पिच क्यूरेटर के साथ। ये थोड़ा बायस नेचर नज़र आया था वहाँ पे। 2023 का जब एशेस हुआ था, ब्रेंडन मक्कलम नए नए आए थे एज ए हेड कोच, बेसबॉल को इंट्रोड्यूस किया था। तो ये सेम पिच क्यूरेटर पिच पे खड़े होके ब्रेंडन मैकलम से बात कर रहे थे। वो सिनेरियो हटा दो कि विद स्पाइक्स थे या विदाउट स्पाइक्स वाले शूज़ थे, वो डिस्कशन हटा दो। बट बात करो तो दोनों लोग खड़े होकर पिच पे बात कर रहे थे। अगर वो चाहते तो वही सेम बात पिच के बाहर खड़े होकर बात हो सकती थी। और यहाँ पे जो कंडीशन थी, पिच देखने आया था, हेड कोच देखने आया था, गौतम गंभीर देखने आए थे, और उनने वो रूल फॉलो किए थे। उनको पता है रूल क्या है, और उनने वही बोला पिच क्यूरेटर को, यू डोंट टेल मी व्हाट टू डू, आई नो द रूल्स, आई नो द प्रोसेस। तो ये क्लियर इंस्ट्रक्शन थे। गौतम गंभीर वैसे किसी से लड़ते नहीं है, बट लड़ते हैं उनसे अगर कोई बहस करता है तो उसका जवाब भी उनको मिल ही जाता है। ये हमने जब वो क्रिकेट खेलते थे तब भी देख लिया, जब वो कमेंट्री करते थे तब भी देख लिया, किसी शो पर भी जाते थे, कहीं भी इंटरव्यू में जाते थे, हर जगह पलटवार उनने किया है, जवाब दिया है अगर वो गलत नहीं होते। तो सेम यहाँ पे वही चीज़ देखने को मिला, डबल स्टैंडर्ड्स देखने को मिले यहाँ पे जो वहाँ का पिच क्यूरेटर है। ब्रेंडन मैकलम कुछ भी करे सब चलता है, बट हमारे प्लेयरों को ये माइंडसेट हिलाना चाहते थे, क्योंकि इनके पास कोई अप्रोच नहीं है। टेस्ट मैच हम ड्रॉ करके आए हैं, तो ये कुछ ना कुछ मसाला मिर्च ढूंढ रहे हैं टीम इंडिया का हौसला तोड़ने का। बट हम जानते हैं टीम इंडिया इतनी जल्दी हौसला और अपनी कामनेस तो नहीं गवाएगी। तो ये पहली बड़ी इशू आई थी सामने। उसके बाद अगर आप देखो, पिच की बहुत डिस्कशन हो रही थी, पिच बहुत ग्रीनर रखी गई है, ये सीधी सीधी बात है, बहुत हरी पिच है। हमने ये लंदन में भी देखी थी, ये हमने हेडिंगली में भी देखी थी, ये हमने उससे पहले एजबेस्टन में भी देखी थी और ओवल में भी देखी थी। तो होता क्या है, पिच 3 दिन पहले बहुत अच्छी नज़र आती है, धीरे धीरे 6 mm, 4 mm, 2 mm हो जाती है, उसके बाद सरपट पट्टी हो जाती है। जो बैटिंग फ्रेंडली पिच इंग्लैंड बनाता आ रहा है 4 टेस्ट मैचेस में, वो यहाँ पे भी नज़र आने वाली है। तो घबराओ मत, ये सिर्फ हाथी के दांत है, दिखाने वाले खाने वाले बिल्कुल भी नहीं। तो ये चीज़ है, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट थे जो आप सभी के साथ शेयर करने थे। तीसरा सबसे इंटरेस्टिंग अपडेट आ रहा है कि अर्शदीप सिंह इज़ लाइकली टू रिप्लेस जसप्रीत बुमराह इन दी 5th टेस्ट मैच। तो वर्कलोड के हिसाब से
अभी जो न्यूज़ निकली है वो यही है कि बुमराह नहीं खेलेंगे और हर्षदीप सिंह का डेब्यू हो जाएगा, क्योंकि ये पूरी तरीके से फिट एंड अवेलेबल है। बट मैं अभी भी बोल रहा हूँ, प्लेइंग 11 का वेट करो, ये मैं इंटरनल न्यूज़ बता रहा हूँ आपको। बुमराह ये टेस्ट मैच खेलने वाले हैं, और इसलिए मैं हिंदी में भी बोल रहा हूँ ये चीज़ कि चाहते हैं हम कि भाई इंग्लिश मीडिया को पता ही ना चले हमारी प्लेइंग 11 क्या होने वाली है, और लास्ट मोमेंट में हम प्लेइंग 11 में ले आए जसप्रीत बुमराह को। ये बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी हो सकती है टीम इंडिया की, और वो देखने को मिल भी सकती है। अर्शदीप का जो डेब्यू है वो इन्फॉर्मेशन गलत कभी नहीं होगी। हो सकता है अर्शदीप डेब्यू कर जाए, और वो कर जाए अंशुल काम्बोज की जगह पे, तो अर्शदीप का डेब्यू होना बहुत ज़्यादा लाइकली है, होने को पूरे चांस है। बट बुमराह बाहर हो जाएंगे, ये मुझे भी अभी बात डाइजेस्ट नहीं हो रही, और ये इंटरनल न्यूज़ के हिसाब से बुमराह का डिसीजन सेम डे पे लिया जाएगा प्लेइंग 11 में उनको खिलाना है कि नहीं, क्योंकि इस टेस्ट मैच के बाद लंबा ब्रेक है, बुमराह बड़ा आराम ले सकते हैं, तो वो भी सोच सकती है टीम मैनेजमेंट। यू नेवर नो, मैं अपने सूत्रों के हवाले से खबर दे रहा हूँ आपको। बढ़ेंगे आगे, देखेंगे हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और सारे डिस्कशन के अराउंड। तो यहाँ पे मैं आपको स्क्वाड ऑलरेडी बता चुका हूँ। फिर उसके बाद टीम इंडिया आपको दिखेगी स्वैग जर्सी में, यहाँ दिखेंगे शुभमन गिल, यहाँ दिखेंगे साई सुदर्शन, यहाँ दिखेंगे जसप्रीत बुमराह वाशिंगटन सुंदर के साथ ट्रैवल करते हुए फ्लाइट में, जहाँ पे इनका चार्टर प्लेन जा रहा था लंदन की ओर। 3 दिन से प्रैक्टिस चल रही है। यहाँ पे आपको जडेजा दिखेंगे, पहली बार गौतम गंभीर यहाँ पे फोटो में हंसते हुए नजर आए, वाशिंगटन सुंदर यहाँ पे वापस से आपको दिखेंगे। बट सारा स्वैग था इस प्रैक्टिस जर्सी का, ट्रैवल जर्सी का। शार्दुल ठाकुर दिखे, सिराज दिखे, ध्रुव जुरेल दिखे, फिर उसके बाद यशस्वी जायसवाल भी दिखे एयरपोर्ट पे। जायसवाल की पूरी फैमिली पहुंच चुकी है इस टेस्ट मैच से पहले, तो शायद वो जो बात हो रही थी ना कि फैमिली को लेके जाना अलाउड नहीं है, वो धीरे धीरे रिलैक्स हो रहा है। बीसीसीआई कुछ ना कुछ डिस्कशन और प्लानिंग इसके बारे में भी कर रही है। फिर आपको कुलदीप दिखेंगे, अंशुल काम्बोज दिखेंगे और अर्शदीप दिखेंगे। ऊपर कौन है बता दो, प्रसिद्ध कृष्णा है वैसे वो। फिर आकाशदीप दिखेंगे आपको, फिर करुण नायर दिखेंगे, उनके बाद सपोर्ट स्टाफ दिखेगा, एंड आपको यहाँ पे अभिमन्यु ईश्वरन भी दिखेंगे। तो ये सारी स्वैगी फ़ोटोज़ है जो मैंने आप सभी के साथ शेयर करने का सोचा। तो ये सारी फ़ोटोज़ सिर्फ आप सभी की रिक्वेस्ट पे है, क्योंकि हम क्रिकेट की बहुत बात करते हैं, तो थोड़ा ऑफ द टॉपिक जाने के लिए मैंने बस थोड़ा रिलैक्स मूड लाने के लिए फ़ोटोज़ लाया था आप लोगों के लिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर, जो कि सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी, जो कि आज के दिन पे हमें मिल रही है। 30 जुलाई की सबसे बड़ी न्यूज़ थी कि तीसरे टेस्ट मैच का प्लेयर ऑफ द मैच, चौथे टेस्ट मैच का प्लेयर ऑफ द मैच, वो नहीं होने वाला है 5वें टेस्ट मैच में, जो कि है बेन स्टोक्स। सिंगल हैंडेडली हमें थर्ड टेस्ट मैच इनने हराया था, जहाँ 10-10 ओवर का स्पेल डाला था, तो वहाँ ने हेड्स ऑफ काम किया था, वहाँ तो उनकी तारीफ बनती है। बट पिछले टेस्ट मैच में उनको काफ़ी इंजरी भी थी, ज़्यादा बॉलिंग भी नहीं की उनने, और फील्ड उसके हिसाब से फील्डिंग भी उनकी अप टू द मार्क नहीं थी। कैप्टनसी में भी थोड़ा गिराव आया था, और जो उनने लास्ट में जितनी इज्जत कमाई थी थर्ड टेस्ट मैच में सारी गवा दी, जब वो जसप्रीत माफ़ कीजिएगा जडेजा से और वाशिंगटन सुंदर से हाथ मिलाने पहुंच गए। मैच खत्म होने के बाद हाथ नहीं मिलाया, फालतू फालतू कमेंट पास किए और अपनी रूल बुक लिखना चालू कर दिया। क्रिकेट इज़ अ जेंटलमैन गेम के ऊपर अपनी अलग ही बुक बना के रखी है बेन स्टोक्स ने। तो मैंने मेरी पूरी क्रिकेटिंग करियर में जितनी बेन स्टोक्स ने इज्जत कमाई थी ना, और जितनी इज्जत उन्हें विराट कोहली के नाम के हिसाब से मिली थी, क्योंकि विराट कोहली का फेवरेट प्लेयर है बेन स्टोक्स, तो उसके हिसाब से जितनी इज्जत कमाई थी ना, 70 to 80% वो गवा चुके हैं, जो उन्होंने चौथे टेस्ट मैच में किया इंडियन प्लेयरों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और जब स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात आई तो मैच खत्म होने के बाद हाथ नहीं मिलाया, तो 80% वो मेरी हिसाब से मेरी रिस्पेक्ट तो गवा चुके हैं। बट ही इज़ एन एक्सेप्शनल प्लेयर, वो बात मानेंगे। बट अब मुझे लगता है कि भाई इंग्लैंड भी सेम वही अप्रोच फॉलो कर रहा है जो ऑस्ट्रेलिया करता था। जब तक जीत रहे हैं क्रिकेट को सर पे रखते हैं, जेंटलमैन्स गेम बोलते हैं, बट जब हारने लगते हैं तो सबसे नीच हरकत यही कर जाते हैं। तो वही कुछ अब इंग्लैंड करता हुआ नजर आ रहा है। क्राई बेबी बन चुके थे पूरी तरीके से बेन स्टोक्स, वो हमने देखा था पिछले टेस्ट मैच में। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही हमें पता चला बेन स्टोक्स इज़ नॉट अवेलेबल फॉर द 5th टेस्ट मैच, ही इज़ रोल्ड आउट, तो प्लेइंग 11 भी पूरी तरीके से बदल गई। जहाँ ओपनिंग तो जैक क्रॉली, बेन डकेट करेंगे, 3 नंबर पर ओली पोप दिखेंगे, 4 नंबर पर जो रूट, 5 नंबर पर हैरी ब्रूक। यहाँ कोई बदलाव नहीं है। सबसे बड़ा बदलाव है जैकब बैथल। नाम में ही बैथ है, नाम में ही हेल है, और ये आरसीबी के से अभी जब बिके थे बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन करके आ रहे हैं। रेड बॉल में इनका इतना बड़ा नाम नहीं है, यंगस्टर हैं, 21 साल के हैं, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, तो बैटिंग कंट्रीब्यूशन तो आएगा। बट बेन स्टोक्स द लीडर, उसकी कमी महसूस होने वाली है इंग्लैंड को। बेन स्टोक्स द बॉलर, उसकी बहुत ज़्यादा। और साथ ही साथ सबसे इंटरेस्टिंग तीसरी चीज़, मैन विद द गोल्डन आर्म, जब आते थे जिस स्पेल में आते थे विकेट लेकर के जाते थे। रिसेंट एग्जांपल केएल राहुल का, जहां 200 के ऊपर की पार्टनरशिप हो चुकी थी, लगभग दोनों केएल राहुल और शुभमन गिल शतक के पास थे, बट फिर भी बेन स्टोक्स अपना पहला ओवर लाते हैं, विकेट लेकर के जाते हैं। तो ये 3 चीज़ मिस करेगी इंग्लैंड यहाँ पे, पहली कैप्टनसी, दूसरी बॉलिंग और तीसरी मैन विद द गोल्डन आर्म, ये 3 चीज़ मिस होने वाली है। जैके बैथल नए क्रिकेटर हैं, इन पे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होगी, बट अगर खरे उतर गए तो ये हैरी ब्रूक को खतरा हो जाएंगे, और सबसे बड़ा खतरा ये ओली पोप को हो जाएंगे, क्योंकि हैरी ब्रूक और ओली पोप का एवरेज ज़्यादा अच्छा नहीं है। ये बनाते हैं तो 200-300 बना जाते हैं, वरना ये सिंगल डिजिट में आउट हो रहे हैं, तो इनका एवरेज बहुत हिल चुका है। तो इनकी जगह
हिल डुल सकती है अगर जेकब बेथल ने अपने आप को प्रूव कर दिया इस टेस्ट मैच में और आने वाले इंग्लैंड के टेस्ट सीरीज़ में। उसके बाद जेमी स्मिथ अपनी जगह पे बने हुए हैं। क्रिस वोक्स को भाई ग्रैंड सैल्यूट, 5 टेस्ट मैच खेलने वाले हैं। सेम गोज़ फॉर मोहम्मद सिराज जो कि 5 टेस्ट मैच खेलने वाले हैं, तो उनके लिए अलग से रिस्पेक्ट है भाई जो 5 टेस्ट मैच खेल रहे हैं, क्योंकि इट इज़ नेवर दैट ईजी टू प्ले 5 टेस्ट कंसेक्यूटिव टेस्ट मैचेस। 25 दिन आप ग्राउंड पर रहोगे, ये बहुत 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 टायरिंग होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेंथ के साथ साथ मेंटल एबिलिटी लगती है, ड्यूरेबिलिटी लगती है, आपकी प्लानिंग लगती है, उसको एग्जीक्यूशन करना होता है, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। और इन दोनों प्लेयर में ये जज्बा था जो ये करके जा रहे हैं। गस एकिंस्टन इनके स्क्वाड में ऐड हुए हैं जो कि खेलेंगे आर्चर की जगह पे। जेमी ओवर्टन भी ऐड हो चुके हैं जो कि लियम टाउसन की जगह पे खेलेंगे। जॉश टंग आ चुके हैं जो खेलेंगे ब्रेंडन कार्स की जगह पे। तो अगर आप इनके देखो 4 पेस बैटरी जो थी, क्रिस वोक्स, गस एकिंस्टन, जेमी ओवर्टन, जॉश टंग, इसमें एक ही प्लेयर वो है जो 5 टेस्ट खेला है। उसके अलावा गस एकिंस्टन और जेमी ओवर्टन का ये पहला टेस्ट मैच होने वाला है। वही जॉश टंग पहले टेस्ट मैच के बाद ड्रॉप हो गए थे। ब्रेंडन कार्स को निकाल दिया जो लगातार 4 टेस्ट खेल के आ रहे थे। जॉफ्रा आर्चर को निकाल दिया जो 2 टेस्ट खेल के आ रहे थे। लियम डाउसन को निकाल दिया 1 टेस्ट मैच के बाद। 50 ओवर डलवाए थे लगभग उनसे सेकंड सेशन में। तो ये कुछ खास और बड़े बदलाव किए हैं इंग्लैंड ने अपने स्क्वाड में। मैं फटाफट से कमेंट सेक्शन में देख लेता हूँ क्योंकि कमेंट सेक्शन में गर्मा गर्मी चालू है भाई। हम 5वें टेस्ट पे आ गए, अब भी करुण नायर का नाम चल रहा है भाई। मैं जानता हूँ करुण नायर में क्लास है, उनका परफॉर्मेंस नहीं रहा अप टू द मार्क, बट वी नो कि क्या टैलेंट है। बट अब टीम मैनेजमेंट ने सोच लिया कि भाई साई सुदर्शन ने भी कुछ गलत नहीं किया तो उनका मौका भी देना बनता है। तो अगर आप दोनों क्रिकेटर के हिसाब से सोचो तो मिले थे करुण नायर को मौका, ऐसा नहीं था कि नहीं मिला था। सीरीज़ में लेकर के गए, बेंच पे बैठा दिया और उसके बाद से ड्रॉप कर दिया विदाउट एनी रीज़न। याद रखना करुण नायर को जब पहली बार ड्रॉप किया था 300 बनाने के बाद, वो क्यों हुआ था? हनुमा विहारी फिट हो गए थे, अजिंक्य रहाणे फिट हो गए थे और उसके बाद उनकी जगह नहीं बन पाई थी। बट इसके अलावा कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं हुई थी। कैप्टन, कोच, टीम मैनेजमेंट कोई डिस्कशन नहीं हुआ था। तो वहाँ सवाल उठाना जायज़ था कि और क्या रीज़न है जिसके हिसाब से आपने मुझे 300 बनाने के बाद टीम से निकाला। बट अब इसका जवाब मिल चुका है करुण नायर को कि आपका हमने मौका दिया था, आपने परफॉर्म नहीं किया। क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, क्लियर कम्युनिकेशन हुआ है कि आपको मौके दिए गए थे, कोई प्रेशर नहीं दिया गया था। आपको पहले ही बताया था हम 3 टेस्ट मैचेस देने वाले हैं, 6 पारी देने वाले हैं, फिर भी आपका हाई स्कोर 40 रन था। तो हमें अब यंगस्टर को मौका देना पड़ेगा जिसको हमने डेब्यू के बाद टीम से निकाल दिया था। तो साई सुदर्शन ही खेलते नजर आएंगे। थोड़ा दिल पे पत्थर रख के इस बात को मान लो। भले करुण नायर आगे भी ट्रैवल करते रहेंगे क्योंकि पता है हमें इंजरी बहुत हो रही है। ऋषभ पंत इंजर्ड हुए तो ध्रुव जुरेल को मौका मिला। बट फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो केएल राहुल बहुत लंबे समय से मिडल ऑर्डर ही खेल रहे होते तो वो विकेट कीपिंग संभाल लेते, तब हमें एक टॉप ऑर्डर बैट्समैन चाहिए होता, तब किसी और का मौका आ जाता। तो कभी भी मौका मिल सकता है। तो प्लेयरों को अपनी क्लास और अपनी परफॉर्मेंस को टॉप नॉच रखना पड़ेगा क्योंकि इंडिया खेलना वैसे ही इतना आसान नहीं होता भाई। लोगों का ड्रीम होता है, करियर ख़त्म हो जाते हैं, करियर सवर जाते हैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने में, तो बहुत कुछ लग जाता है, जी जान मेहनत लग जाती है। और अगर आप 15 के साथ भी जुड़े हो ना तो यू आर लकी इनफ कि आप ट्रैवल कर रहे हो टीम के साथ, क्योंकि टीम के साथ ट्रैवल करने में भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है रिंकू सिंह, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, ध्रुव जुरेल, फिर सरफराज, ये सब ना बहुत लंबे समय से 15-17 के स्क्वाड में रहे, प्लेइंग 11 में जगह बना करके आए हैं, बहुत कुछ सीखे हैं। क्योंकि जो मैच का प्रेशर होता है वो मैच में ही मिलता है, बाहर आप घर पे बैठे नहीं देख सकते। 15-17 में भी सेलेक्ट होकर पहुंचना बहुत बड़ी बात होती है। तो ये आप सभी का उसी सवाल का जवाब था जो कि डिस्कशन चल रहा है कि करुण नायर को एक और मौका दे के देखो। बट आप जिसकी जगह मौका दोगे ना तो वो भी जायज़ नहीं होगा। किसको निकालोगे? शार्दुल की जगह पे एक एक्स्ट्रा बैट्समैन लाओगे तो एक बॉलर खो जाओगे। साई सुदर्शन को क्यों निकालोगे? एक टेस्ट खिलाओ फिर ड्रॉप करो, एक टेस्ट खिलाओ फिर ड्रॉप करो, वो भी एक्सेप्शन होता है, बहुत रेयरली होता है। तो मुझे नहीं लगता कोई भी चांस है करुण नायर का प्लेइंग 11 में आने का। तो उसके बाद चलते हैं, बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि सबसे बड़ी खबर है, जो कि छपी है अभी तक कि बुमराह इज़ रूल्ड आउट फ्रॉम द 5th टेस्ट मैच। बट ये मेरे को न्यूज़ पच नहीं रही है अभी भी। 5वें दिन के सुबह मतलब 5वें टेस्ट मैच के पहले दिन पर डिसाइड हो जाएगा कि क्या बुमराह खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, क्योंकि इसके बाद मैं बता रहा हूँ 5 दिन की पूरी जान लगानी है और उसके बाद रेस्ट ही रेस्ट मिलेगा बुमराह को। और ये भी बहुत बड़ी सच्चाई है कि जो टेस्ट मैच बुमराह नहीं खेले तो वो हम जीते। तो लोग वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे थे जब मैंने ये ब्रेकिंग न्यूज़ डाली थी कि भाई बुमराह नहीं खेला था तभी हम लास्ट टेस्ट जीते थे, तो होने दो, बुमराह को बाहर जाने दो, हम फिर से टेस्ट मैच जीतेंगे और 2-2 की बराबरी कर देंगे। तो ये फनी कॉमेंट भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक था जो कि आया था कॉमेंट सेक्शन में। अब बढ़ते हैं, देख लेते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11। पहले बात कर लेते हैं इंग्लैंड की क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जैक क्रॉली, बेन डकेट ओपन, ओली पोप 3 नंबर पे, जो रूट 4 नंबर पे, हैरी ब्रूक 5 पे, जेकब बेथल 6 पे, 7 पे जेमी स्मिथ, 8, 9, 10, 11 जो 4 पेसर हैं वो फुल पेस के साथ आने वाले हैं। क्रिस वोक्स, जेमी ओवर्टन,
जॉश टंग एंड गस एकिंस्टन। तो ये होगी इंग्लैंड की प्लेइंग 11। कोई भी स्पिनर नहीं है, सिर्फ जो रूट स्पिन बॉलिंग करते हैं, डकेट थोड़ी बहुत स्पिन बॉलिंग करते हैं, जैक क्रॉली से करवानी तो करवा लो, ओली पोप भी थोड़ी बहुत बॉलिंग करते हैं, हैरी ब्रूक भी बॉलिंग करते हैं, जो कि हमने देखा था जडेजा का शतक उन्हीं ने करवाया था, तो बॉलिंग हो सकती है। जेकब बेथल भी थोड़ी स्पिन करते हैं, बट जो रूट से स्पिन हो गई तो वो बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा इंग्लैंड नहीं जाएगी। तो इससे एक और चीज़ क्या पता चलती है, 4 सीमर के साथ अगर सामने वाली टीम जा रही है, मतलब थोड़ी तो ग्रीनर पिच होने वाली है, जो हमने 4 टेस्ट मैचेस में नहीं देखी थी। तो थोड़ी ग्रीनर पिच देखने को मिलेगी, क्योंकि कोई टीम ऐसे अंधाधुंध 4 पेसर नहीं खिलाती है। तो इंडिया को भी इसके हिसाब से अपनी टीम बनानी पड़ेगी। इंडिया की टीम कैसी होगी, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल ओपन करेंगे, 3 नंबर पर साई सुदर्शन, 4 नंबर पर शुभमन गिल, 5 नंबर पर ध्रुव जुरेल आएंगे ऋषभ पंत के जगह पे, जो कि रूल्ड आउट हो चुके हैं। देन आएंगे रविंद्र जाडेजा, वाशिंगटन सुंदर। मैंने यहाँ पे कुलदीप यादव को रखा है, क्योंकि मुझे लग रहा है शार्दुल ठाकुर को थोड़ा रेस्ट दिया जा सकता है। कुलदीप यादव के एक्स्ट्रा स्पिनर आ जाएंगे। तो मैं वही बोल रहा हूँ, जैसा हम आईपीएल में टीम बनाते हैं ना, 2 टीम बना के जाते हैं, बैटिंग फर्स्ट, बैटिंग सेकंड के हिसाब से और इम्पैक्ट प्लेयर के हिसाब से, वैसे ही कुछ टीम इंडिया को यहाँ पे करना चाहिए। अगर आप सेकंड और फोर्थ बॉलिंग कर रहे हैं तो कुलदीप यादव को ले लो टीम में, बट अगर फर्स्ट और सेकंड बॉलिंग कर रहे हैं, मतलब पहले इंग्लैंड बैटिंग कर रहा है, तो आप एक एक्स्ट्रा पेसर लेके चलो। बट अगर आप बाद में बॉलिंग कर रहे हो, मतलब आप पहले बैटिंग कर रहे हो, तो दूसरी पारी में जब पिच थोड़ी सी ड्राइनेस के साथ आएगी, थोड़े क्रैक्स खुलने लगेंगे, धूप पे रहेगी पिच, तो आप कुलदीप का सोच सकते हो। तो 2 टीम लेके चलो। अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग कर रहा है तो शार्दुल को खिला दो, अगर हमें पहले बैटिंग करनी पड़ रही है तो कुलदीप को खिला लो। मेरे हिसाब से ये प्लान बहुत अच्छा रहने वाला है 5th टेस्ट मैच के लिए। उसके बाद मोहम्मद सिराज डेफिनेटली खेलेंगे, एक और सैल्यूट बनता है इनके लिए। देन अर्शदीप सिंह का नाम मैंने डाल दिया कि वो कर जाएंगे अपना डेब्यू। देन मैंने रखा है अंशुल काम्बोज को, जो कि कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर कंटिन्यू नहीं किए तो मुझे लग रहा है यहाँ भी बदलाव हो सकता है, यहाँ पे ही आप फिट कर सकते हैं शार्दुल ठाकुर को। तो मेरे हिसाब से थोड़ी हल्की पेस बैटरी लग रही है मेरे को, क्योंकि बुमराह नहीं होंगे तो बहुत दिक्कत होगी, बट मेरे को लग रहा है अंशुल काम्बोज की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जसप्रीत बुमराह विल बी फिट एंड अवेलेबल फॉर द 5th टेस्ट मैच। तो ये होगी बात दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, बात करते हैं किंगस्टन ओवल की, जहाँ की पिच पे बहुत तगड़ा बाउंस है। इसी न्यूज़ की वजह से, इसी अपडेट के बारे में, इसी पिच रिपोर्ट के हिसाब से ही प्लेइंग 11 बनाई है इंग्लैंड ने। 4 पेसर के साथ जा रहा, तुक्का नहीं हो सकता भाई। पिच क्यूरेटर को बोला है हरा पिच बनाने को, सीम और बाउंस रहने को, तो 4 पेसर लेके जाएगी इंग्लैंड। ये पूरी तरीके से प्लानिंग थी। पहले 2 दिन बैटिंग फ्रेंडली होने वाली है, फिर टर्न आने वाला है, बहुत कुछ बदलने वाला है तीसरे दिन से, और पिच में वियर एंड टीयर होने वाला है। चौथी इनिंग में चेज बहुत डिफिकल्ट होता है, ओवरकास्ट कंडीशन रहती है, अर्ली स्विंग मिलता है। टॉस जो टीम जीतती है वो बैटिंग करती है। वो क्यों करती है, क्योंकि कोई भी टीम चौथी बैटिंग नहीं करना चाहता। भले पहली इनिंग में आप थोड़ा लड़खड़ा जाओ, बट आप चौथी पारी में लड़खड़ाना नहीं चाहते। वो बार बार टीम इंडिया को 3rd टेस्ट याद आएगा जो हम 22 रन से हार गए थे। तो वही चीज़ होती है, अगर आप पहली पारी में लड़खड़ा जाओ तो आपके पास दूसरी पारी है कम बैक करने का, बट अगर आप चौथी पारी में ही लड़खड़ा गए, मतलब 3rd और 4th बैटिंग कर रहे हो, 3rd इनिंग और 4th इनिंग में, वहाँ अगर आप लड़खड़ा गए तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कम बैक करने का। तो ये एक चीज़ देखने को मिलेगी। एवरेज स्कोर की बात करेंगे तो फर्स्ट इनिंग का है 340, सेकंड इनिंग का 290, 3rd इनिंग का 250 और चौथे इनिंग में 170 के आसपास रन बनते हैं। तो अगर आप देखो, यहाँ भी बैटिंग फ्रेंडली पिच बोल सकते हो इसको आप। 400 तक पहली पारी में बनते हैं, दूसरी पारी में फिर धीरे धीरे कम होते जाते हैं। रिसेंट पास्ट में यहाँ पे भी टेस्ट मैच चौथे दिन के अंत तक या फिर 5वें दिन तक गया है। तो यहाँ भी टेस्ट मैच की उम्मीद रखो कि 5 दिन का होने वाला है, और ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मोमेंट होता है जहाँ 5 टेस्ट मैचेस पूरे 5 दिन चले हैं और 5-6 दिन पूरे टाइम प्लेयर्स ग्राउंड पे रहे हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि 5 मैच की टेस्ट सीरीज़ में देखने को मिल रही है। मैं कमेंट सेक्शन देख रहा हूँ भाई, लोग तो स्टैट्स पे लड़ रहे हैं भाई। अभी भी बात वही है, इंग्लैंड के हिसाब से सबसे ज़्यादा रन जेमी स्मिथ ने बनाया है, बट जो रूट को सर पे चढ़ा के रखा है, क्योंकि 2 शतक लगातार हैं। तो चलिए बात कर लेंगे स्टैट्स की भी, नेक्स्ट टॉपिक वही है, तो बेफिक्र हो जाओ। चलो बात करेंगे हमारे प्लेयर स्टैट्स की। जहाँ बात करेंगे टीम इंडिया से, तो शुभमन गिल 700 का आंकड़ा पार कर चुके हैं, बस 2-4 रन दूर हैं सबसे बड़े प्लेयर द लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर के रिकॉर्ड के एक सीरीज़ में सबसे ज़्यादा रन बनाने के। उनके शायद कुछ 724 रन थे, 722 बना चुके हैं शुभमन गिल। 269 था इनका ये स्कोर, 4 शतक लगा कर आ रहे हैं, जहाँ पे एक डबल सेंचुरी है। एक ही पारी में 2 शतक थे, एक डबल सेंचुरी और एक 150 की पारी। देन केएल राहुल 4 मैचों में 511 रन, 137 इनका हाई स्कोर, 2 शतक 2 अर्धशतक। देन ऋषभ पंत 4 मैचों में 479, 134 था इनका हाई स्कोर, जहाँ पे सुपरमैन की मस्त फ्लिप मार के दिखाई थी। 2 शतक 3 अर्धशतक इनके नाम पे। दैन रविंद्र जाडेजा 4 मैचों में 554 रन, 107 इनका हाई स्कोर, 1 शतक और 4 अर्धशतक के साथ। और ये चारों प्लेयर 1000 के ऊपर रन कंप्लीट कर चुके हैं इंग्लैंड में, इंग्लैंड की ज़मीन पे।
जायसवाल शुरुआत अच्छी हुई थी शतक मार करके, बट उसके बाद रन नहीं आए हैं। 4 मैचों में 291 रन, 101 इनका हाई स्कोर, 1 शतक और 2 अर्धशतक इनके नाम पे भी। देन वाशिंगटन सुंदर 3 मैचों में 205, ये भी पिछले टेस्ट मैच में शतक लगा के आ रहे हैं। 101 नॉट आउट की पारी जहाँ पे 1 शतक शामिल है। करुण नायर 3 मैचों में 131, जहाँ 40 है हाई स्कोर। देन साई सुदर्शन 2 मैचों में 91, 61 है इनका हाई स्कोर। एंड देन शार्दुल ठाकुर 2 मैचों में 46, 41 है इनका हाई स्कोर। बात करेंगे सीधा सीधा बॉलिंग में, तो सिराज और बुमराह ले चुके हैं 14 विकेट, आकाशदीप के नाम पे 11 विकेट, जडेजा वाशिंगटन सुंदर के नाम पे 7 विकेट, प्रसिद्ध कृष्णा के नाम पे 6 विकेट, नीतीश कुमार रेड्डी के 3 विकेट, शार्दुल ठाकुर को सिर्फ 2 ही विकेट मिले हैं। एंड अंशुल काम्बोज के नाम पे है 1 सफलता, जहां उन्होंने बेन डकेट को 94 पे आउट किया था। अगर वो विकेट नहीं मिलता तो टेस्ट मैच और पलट सकता था, शायद टीम इंडिया ड्रॉ भी ना कर पाती, क्योंकि बेन डकेट का शतक आ जाता तो जैक रॉली लंबा खेलते, वो लंबा खेलते तो ओली पोप लेट आते, वो लेट आते तो जो रूट लेट आते, तो बहुत कुछ बदल सकता था। तो अंशुल काम्बोज एक छोटा कंट्रीब्यूशन भी बड़ा इंपैक्ट देकर के जाता है, जो कि अंशुल काम्बोज ने किया था। थोड़ी पेस ज़रूर कम है, बट वो धीरे धीरे इंप्रूव होती जाएगी, जैसा हमने देखा था भुवनेश्वर कुमार के साथ हुआ था। बात करेंगे इंग्लैंड के स्टैट्स की, तो जिमी स्मिथ है इनके लीडिंग रन स्कोरर, 4 मैच में 424 रन, 184 इनका हाई स्कोर था, नॉन स्ट्राइकर पे ही रह गए थे, टीम ऑल आउट हो गई थी। 1 शतक 2 अर्धशतक इनके नाम पे। देन जो रूट 4 मैचों में 403 रन, 150 इनका हाई स्कोर, 2 शतक 1 अर्धशतक इनके नाम। बेन डकेट 4 मैचों में 365, 149 हाई स्कोर, 1 शतक 2 अर्धशतक इनके नाम पे। देन हैरी ब्रूक 4 मैचों में 317 रन, 158 हाई स्कोर, 1 शतक 1 अर्धशतक के साथ। देन बेन स्टोक्स 4 मैचों में 304 रन, 141 है इनका हाई स्कोर, 1 शतक के साथ, ये भी आ रहे पिछले मैच में मारा था शतक, अब टीम के से बाहर हो चुके हैं। ओली पोप 4 मैचेस 257 रन, 106 हाई स्कोर, 1 शतक 1 अर्धशतक। देन जैक रॉली 4 मैचों में 212 रन, 84 हाई स्कोर विथ 2 हाफ सेंचुरीज, एक भी शतक नहीं आया है। तो इनकी भी जगह थोड़ी लड़खड़ाती है, क्योंकि हमें मालूम है भाई, आप बड़े रन नहीं बनाओगे तो इंग्लैंड बहुत जल्दी प्लेयर बदलता है, उनको बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता। एंड देन ब्रेंडन कार्क 4 मैच में 164 रन, 56 हाई स्कोर विथ 1 हाफ सेंचुरी। बॉलिंग में बहुत मेहनत की थी बेन स्टोक्स ने, शोल्डर इंजरी हो चुकी है तो अब बाहर हो चुके हैं, बट बहुत जी जान लगा के मेहनत करके 17 विकेट लिए, 11 विकेट जॉश टंग के, 10 विकेट यहाँ पे क्रिस वोक्स और शोएब बशीर लेकर के गए थे, 9 विकेट जोफ्रा आर्चर लेकर के गए सिर्फ 2 टेस्ट मैच में, वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टैट है। देन ब्रेंडन कार्क 4 मैचों में 9 विकेट, फिर आपको दिखेंगे 4 मैचों में 2 विकेट के साथ जो रूट, और उसके साथ लियम डॉसन 1 मैच में 1 विकेट। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है, जॉश टंग पहले 2 टेस्ट मैचेस में ही 11 विकेट ले चुके थे और इनको ड्रॉप किया था, और ब्रेंडन कार्क अभी भी खेल रहे थे जिनके 4 मैचों में 9 विकेट है। तो इंग्लैंड कभी कभी ऐसा डिसीजन लेता है वो किसी को पल लेनी पड़ते, और वही एक कारण बनता है इनका टेस्ट मैच हारने का, टेस्ट सीरीज़ जीती हुई टेस्ट सीरीज़ को हारने का। जहाँ ब्रेंडन कार्क को रखा सिर्फ क्योंकि वो थोड़ी बैटिंग कर सकते हैं, बैटिंग में गहराई है, 56 की एक पारी खेल करके आ रहे थे, बट आपने टीम से निकाल दिया जॉश टंग को, जो कि आपको बॉलिंग में सपोर्ट कर सकते थे। शायद ऐसा हो सकता था कि अगर जॉश टंग टेस्ट मैचेस खेलते ना, तो बेन स्टोक्स को इतनी बॉलिंग नहीं करनी पड़ती, इतना वर्कलोड नहीं पड़ता, इतनी इंजरी नहीं होती और वो बाहर नहीं होते। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है आपके ख़राब डिसीजन से, जो कि मेरे हिसाब से यहाँ पे हुआ था। टंग को खिलाना चाहिए था, कार्स को निकालना चाहिए था, बट उल्टा हुआ, कार्स को खिला दिया, टंग को बाहर निकाल दिया। अब टंग को वापस अंदर लेना पड़ेगा, जीप को अंदर ले ली है, अब देखते हैं कैसी होती है प्लेइंग 11 का परफॉर्मेंस, बट एक भी स्पिनर नहीं है। तो टीम इंडिया जो एक लूप होल्ड ढूंढ के अपने रन रेट बढ़ाती थी, वो भी नहीं देखने को मिलेगा। शोएब बशीर जो रूट बहुत पिटाई की थी हमने पिछले टेस्ट मैच में, हैरी ब्रूक की भी कर दी। तो इंग्लैंड चाहता है कि भाई इंडिया का रन रेट ना बढ़ने दे, एक भी स्पिनर हम नहीं खेलेंगे, तो अब यही गेम प्लान लेकर के उतरेगी इंग्लैंड। अब 5वें टेस्ट मैच में बहुत कुछ अपडेट अभी भी आने बाकी है। टीम इंडिया का सबसे बड़ा डिसीजन है प्लेइंग 11 अनाउंस होने का, तो कुछ भी क्रिकेटिंग रिलेटेड अपडेट आता है तो सबसे पहले मिलेगा मेरे चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे। तो कैसा लगा ये अपडेट, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करके जरूर बताइएगा। मिलूंगा बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, हैव अ ग्रेट मैच अहेड एंड टेक केयर।